नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी-जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाएँगे, सेशन के साथ जुड़ जाएँगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा आपके टेलीग्राम ग्रुप में कल कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, एक तो मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी। मैंने बच्चों से बोला था कि क्लास में मैं डिस्कस करूँगी और एक करेक्शन मुझे आज की क्लास में कराना है, जो कि मैं आपका थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद करवाऊँगी ताकि सारे बच्चे उस समय तक क्लास में अवेलेबल हो और वो सारे बच्चे ही करेक्शन कर सकें, ठीक है? मेरी तबीयत एकदम ठीक है, आप लोग कैसे हैं? अपना बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं? बताइए आप सभी लोग कैसे हैं एक बार? जल्दी से। गुड आफ्टरनून स्वाति, निर्मा, अरुण, सिमरन सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। अब आप देखें यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है मम रोटी खा लो। बेटा आप खाओ रोटी, ठीक है? और कभी वो मौका भी मिलेगा कि हम लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका पहले तो आपका कि गवर्नर जनरल कौन सा? एक आपका क्वेश्चन आया है कि मैम एक डेट है जो आपने पूछी है कि उसके बीच में गैप आ गया है, तो वहाँ पे जो गैप आया है वो बेरेलस्ट है। जैसे बेरेलस्ट, अब मैंने क्या किया है कि आपको पहले ही बोला था कि सारे गवर्नर जनरल आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट गवर्नर पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सारे याद करने हैं और आपको सारी डेट आपको याद रखनी है। तो जो आपको मैंने आपको बताया है, वो ही आपको याद करना है। वो जो बीच में गैप है आपका कल क्लास में, वहाँ पे आएगा वेरेलस्ट। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभिषेक जी, आज मैं डिस्कस कर दूँगी कि कितने टॉपिक आपके बचे हुए हैं, ठीक है? और बेटा मैं कोर्स धीरे-धीरे ही करवा पाऊँगी। अगर आप ये सोचो कि मैं लंबी-लंबी क्लास लेके और सिर्फ कोर्स खत्म कर दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग ठीक से रिवीज़न नहीं कर रहे हो या ठीक से चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर ये आप ध्यान रखिएगा कि फिर उसका कोर्स खत्म करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपको जल्दी है कि आपको ये जल्दी है कि भई हमें बस जल्दी से कोर्स खत्म कर दो। हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये जो गवर्नर जनरल है, आज मैं इसको फिनिश करूँगी, ठीक है? और मैं लंबी क्लासेस लेने में अभी सक्षम भी नहीं हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो, इसलिए मैं बहुत लंबी क्लास ले भी नहीं रही हूँ। लेकिन अगर आपकी फिर भी जिद है कि नहीं हमारी तो लंबी क्लासेस लो, हमें वो करो, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, किसी और टीचर को आपकी हिस्ट्री दे देती हूँ। वो फिर आपको ज लंबी-लंबी क्लास लेकर खत्म करवा देंगे। बेटा मैं यही कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं बहुत लंबी क्लासेस आपकी ले पाऊँ। मैंने आपको जितना पढ़ाया है, दिल से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। कोई गलती भी हुई है, उसको माना है, ठीक है? और आपके सामने एक्सेप्ट किया है, उसको करेक्शन भी करा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ ईगो में रखी है कि नहीं भई मुझसे गलती हो गई, होने दो, मैं बच्चों को क्यों बताऊँ कि गलती होगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि कल की क्लास में करेक्शन कराना है मुझे, ठीक है? तो आप चाहें तो मैं इसके लिए बात कर सकती हूँ। फिर मैं अजीत सर से बोल दूँगी, वो आपको करवा देंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो, ठीक है? अगर आपको जल्दी है तो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब बिना टाइम गवाए पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें अपनी क्लास स्टार्ट करनी थी। ठीक है? नवीन सर की अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो नवीन सर ने बेटा यूट्यूब पर हिस्ट्री पढ़ाई हुई है। आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अगर आप यहाँ पे नवीन सर की और मेरे नोट्स देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ऐसा नहीं है। 1-2 पॉइंट इधर-उधर देखो हो सकता है, क्योंकि हर टीचर का अपना एक तरीका होता है। ठीक है? तो नवीन सर की हिस्ट्री तो बेटा पड़ी हुई है यूट्यूब पर, अगर आपको उनसे पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बेटा बात करती हूँ, तो अगर मैं आपसे बात करूँगी तो मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था कि अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एमहर्स्ट। एमहर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था। एमहर्स्ट की हम बात करते हैं तो 1823 से और 1828 लिखना। 1823 से 1828 इसके समय पे हुआ था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। फर्स्ट आंग्ल या फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर।
इसके समय पर हुआ था और ये हुआ था 1824 से और 1826 तक। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आगे सुनिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ आगे की तरफ तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन जीता था, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों की जीत इसमें हुई थी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या हुआ था, 1826 में यांडवू की संधि हुई थी। यांडवू की संधि, ट्रिटी ऑफ यांडवू लिख लीजिएगा। ट्रिटी बोलते हैं संधि को, मैं इंग्लिश में भी लिख रही हूं। ठीक है, ये देखिएगा, यांडवू की संधि, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर यहीं पे लिख लीजिए सारे, सेकंड आंग्ल वर्मा युद्ध, सेकंड आंग्ल वर्मा युद्ध ये हुआ था 1852 में, और इस समय था डलहौजी। इस समय पर था बेटा जी डलहौजी, इस समय पर था आपका गवर्नर जनरल डलहौजी। फिर आपका थर्ड आंग्ल वर्मा युद्ध, ये हुआ है 1885 से 1886 के बीच में, और ये हुआ था बेटा जी डफरिन के समय। तो मैंने आपको इकट्ठा ही एक जगह लिखवा दिया, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके आंग्ल वर्मा युद्ध कब कब हुए हैं और किसके समय पर बच्चे हुए हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा थोड़ा सा मुझे आपका कॉपरेट चाहिए, थोड़ा सा आप मुझे कॉपरेट कर देंगे तो उसके बाद मैं आपको आराम से पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बहुत ज्यादा खड़ा होने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए मैं आपको आराम आराम से पढ़ाती हूँ। आप देखते हो कि कई बार मैं बीच क्लास में बैठ भी जाती हूँ आपको लिखने का टाइम देकर। बेटा इसको लिखिए, फटाफट से इसको लिखिए, करेक्शन का याद जरूर दिला देना मुझे। आप यकीन मानो, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना बच्चा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एक दो क्वेश्चंस का तो मैं कह नहीं सकती। बेटा पीडीएफ नहीं है, मैं आपको हाथ से बाइलिंगुअल फॉर्म में लिख रही हूँ इसलिए। ठीक है, रिपोर्ट बहुत अच्छी है, आप लोगों ने अपनी विशेष दी थी ना मुझे, इसलिए बहुत अच्छी है रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब देखो यहाँ पे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो इसके बाद कौन आएगा, आप कहोगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगी मैं क्लास में, मुझे याद है। इसके बाद मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से 1835, 1828 से 1835 विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक बेटा 1828 से 1833 तक तो रहता है आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है बच्चे, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद बेटा जी 1833 से और 1835 में ये हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये आप ध्यान रखें, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आपको ये बताया था मैंने कि भारत का गवर्नर जनरल ये बना था। अब आपका किस अधिनियम के द्वारा बना था बेटा बताओ, मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं लिखूंगी, आप मुझे बताएंगे कि कब बनाया, मतलब किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था।
इसी के समय पर हुआ था बेटा जी सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत, एंड ऑफ सती सिस्टम, एंड ऑफ सती सिस्टम। और ये किया गया था 1829 में। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राय के प्रयासों से किया गया था। मतलब राजा राम मोहन राय ने इसके लिए एफर्ट्स लगाए थे। तब विलियम बेंटिक ने, बहुत बढ़िया मैम, 1833 का एक्ट था, एक्ट ऑफ 1833, 1833 के अधिनियम के द्वारा। बेटा 1773 के एक्ट के द्वारा तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, जो 1773 कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहां पर बच्चे, अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो मैंने आपको बताया कि सती प्रथा का अंत हुआ। अब देखो, सबसे पहले हुआ बंगाल में। बंगाल में हुआ बेटा जी 1829 में, तो पहला सती प्रथा का। फिर उसके बाद मद्रास और बंबई में हुआ 1830 में। मद्रास और बंबई 1830, 1830 में, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के समय पर हुआ था ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत, ठीक है, इसी के समय पर हुआ था ठगी प्रथा का अंत, एंड ऑफ ठगी सिस्टम, एंड ऑफ ठगी सिस्टम। ये क्या होता है मुझे पता है, आप जरूर पूछोगे, अभी बताती हूँ बेटा। और ये हुआ था 1830 में, और किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। कर्नल स्लीमैन को अपॉइंट किया गया था, और फिर उनकी सहायता से आपका ठगी सिस्टम का एंड कर दिया गया था। अब बच्चा पूछेगा कि मैम ठगी सिस्टम क्या होता है? ठगी ठगी सिस्टम किसको कहते हैं? जिसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपसे कुछ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई हम आपका, आप हमें 1 लाख दे दो, हम आपको 2 लाख करके दे देंगे, या आप हमें 3 लाख दे दो, हम आपको 5 लाख करके दे देंगे। या अलग अलग तरीके से लोग ठगते हैं, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो ये सिस्टम चल रहा था, जो ठग लोग होते हैं, ठगने का मतलब क्या होता है? किसी को नुकसान पहुंचाना गलत वादे कर कर। तो ये लोग क्या करते थे, एक तरीके से लुटेरे टाइप के ही लोग होते थे, जो लोगों को गलत बातें बोलकर पैसा ले लेते थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ठगी विद्रोह। तो ठगी प्रथा जो थी वो प्यारे बच्चे यहाँ पर अंत हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके समय पर ठगी प्रथा का अंत हुआ था। और ये किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से इसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के समय पर लगाई गई थी प्यारे बच्चे शिशु वध पर रोक। लिखिएगा, इसी के समय पर क्या लगाया गया? शिशु वध पर रोक लगाई गई। शिशु वध पर और शिशु बलि पर रोक। शिशु बलि पर रोक, ये दोनों काम इसी के समय किए गए थे। शिशु वध और शिशु बलि पर रोक लगाई गई थी इसी के समय। बैंड इंटेंसिसाइड एंड चाइल्ड सेक्रीफाइस। ठीक है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये भी इसी के समय हुआ। इसके समय और क्या हुआ? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया।
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है, लिखिएगा। क्या कहते हैं, शिक्षा को अंग्रेजी का माध्यम बनाया गया, इसको लिख सकते हैं। लिखिएगा इस तरीके से, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसको हम, चलो आगे हम इसमें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, मतलब क्या कहा गया कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन किस में होगी, एजुकेशन, इसकी लैंग्वेज क्या कर दी गई, लैंग्वेज इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश की शुरुआत किसके समय से हुई थी, इसी के समय पे हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ, मैकाले के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है, मैकाले ने। अब देखो, इसी के समय बना था पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग बना। कब बना था, 1834 में। लिखिएगा फर्स्ट लॉ कमीशन, या ऐसे लिखिएगा फॉर्म्ड फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लॉ कमीशन बना था इसका अध्यक्ष कौन था। तो इस लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष बना था, अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, वो बना था बेटा जी मैकाले। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, आंसर इज मैकाले। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैड इंग्लिश लैंग्वेज द मीडियम। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, लिख देती हूँ इसको, लिखिएगा। ये लीजिए। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन था पहले बेटा जी, मैकाले था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा। इसने और क्या किया था, इसके समय में 1835 में प्रेस को स्वतंत्र था, प्रेस को स्वतंत्रता दी, प्रेस को स्वतंत्रता दी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस समझते हो, मीडिया, प्रेस का मतलब है यहाँ पे मीडिया। इन 1835, तो इसके समय पर क्या मिला था, आप कहोगे कि मैम इसके समय पर प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई थी। इसके समय पर मीडिया को स्वतंत्रता मिल गई थी 1835 में। ठीक है, इसके लिए प्यारे बच्चे क्या आया था, भारतीय प्रेस अधिनियम आया था, भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस अधिनियम, इंडियन प्रेस एक्ट 1835 में बना था, इंडियन प्रेस एक्ट 1835। और इस एक्ट में यह कहा गया था कि आपको अगर कोई न्यूज़पेपर निकालना है तो प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पर। तो इसके समय पे भारतीय प्रेस अधिनियम 1835 में आया। इसका मतलब है कि जो मीडिया है वो फ्री होकर काम कर सकती है। उसके लिए उसे किसी भी जैसे
मैडम मैं दूसरी प्रेस समझ गई थी। बेटा ये घर में प्रेस करने वाली प्रेस नहीं है, ये मीडिया है। जैसे आज के समय पे भी अगर आप मुझसे पूछोगे फ्रीडम ऑफ मीडिया या फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में है, बिल्कुल सही है दिव्या, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है और आर्टिकल 19 के 1 के ए में आती है। ठीक है, अभी आएंगे मोनू बेटा, उसको भी लिखेंगे। तो ये आपका किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विलियम बेंटिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से अब आगे लिखिए। एक पॉइंट और बचा है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आकाश बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, और नहीं पढ़ने का मन है तो क्लास को बंद करो और घर पे आराम करो। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, प्लीज। आपको जल्दी करना है तो नवीन सर की वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप वहां से पढ़ लो। प्लीज बेटा इतना परेशान मत किया करो कि आप किसी की प्रॉब्लम भी नहीं समझते हो। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। इतना ज्यादा आप लोग परेशान कर देते हो टीचर को, मतलब मैं आपके सामने हाथ तक जोड़ लेती हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको मेरी वजह से थोड़ा परेशान होना पड़ रहा है। हो सकता है इसमें मेरी ही गलती है। अगर बेटा आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़ो। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ बच्चे, तो आगे देखेगा इसने क्या किया। इसने इलाहाबाद में, इसने इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत, सदर निजामत अदालत और सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत की स्थापना की। अदालत की स्थापना की। लिखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सदर निजामत कोर्ट एंड सदर दीवानी कोर्ट, सदर दीवानी कोर्ट इन इलाहाबाद। बेटा जी इलाहाबाद को आज के समय पे कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई है। तो ये किसके समय पर स्थापित हुई थी, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर बेंटिक के समय पे। इसने क्या किया कि हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट को कहते हैं इंग्लिश हिंदी में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में फारसी की जगह, फारसी क्या है बेटा जी, एक लैंग्वेज है, इतना तो आपको पता होगा। फारसी की जगह इंग्लिश को लागू किया, इंग्लिश को लागू, लागू मतलब इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कह लो या इम्प्लीमेंट कह लो, एक ही बात है। लागू किया। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। ये सारे काम बेंटिक के समय पर हुए हैं, विलियम बेंटिक के समय पर। हाँ बेटा, ये सारे काम अभी तक मैं बढ़ा रही हूँ, ये सब बेंटिक के समय पर हुए हैं। अब मैं आऊंगी मेटकॉफ, जो कि आपका अगला है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। हाँ, ये सब बेंटिक के समय हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अगर मैं बात करती हूं तो अगला देखिएगा मैटकॉफ। मैटकॉफ ये रहेगा 1835 से 1836, 1835 से 1836 मैटकॉफ
इसे कहते हैं भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसके आगे लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। इंडियन न्यूज़पेपर। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, इसके समय के बाद लिखिएगा ऑकलैंड। ऑकलैंड, इसका नाम आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना था। कब आएगा? 1836 में, और ये रहेगा 1836 से 1842 तक। और इसके समय पे आपका सबसे पहला नाम क्या हुआ था? तो आप कहोगे सूरी मार्ग। सूरी मार्ग का नाम बदलकर इसने क्या किया था? आप कहोगे जीटी रोड। जीटी रोड। जीटी रोड की फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो आपका सूरी मार्ग का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने किया था? आप कहोगे मैम ऑकलैंड ने किया था। मुक्तिदाता का मतलब है लिबरेटर, मतलब उसने क्या किया कि प्रतिबंधों को हटाया। एक तरीके से उसने कहा कि आप जो है जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वो भी अपना प्रेस चला सकते हैं, अपने न्यूज़पेपर्स चला सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मुक्तिदाता का मतलब, मुक्ति क्या होता है बेटा? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ मुक्ति क्या होता है, मतलब मुक्तिदाता किसको कह सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? बताओ, फिर आपको मैं समझा पाऊंगी। बताइए क्यों क्यों क्या कहा जाता है? आप कहोगे जब में आजादी मिल जाती है, जब में फ्रीडम मिल जाती है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो भी आपका भारतीय प्रेस अधिनियम कब आया था? 1835 में। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो इसने क्या किया? उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। इसने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया, इसीलिए इसे कहते हैं भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, देखो आपने खुद लिख लिया स्वतंत्रता होता है अपनी मर्जी से काम, तो बिल्कुल सही बात है कि मुक्तिदाता किसको कहते हैं? मुक्तिदाता का मतलब है कि जो फ्रीडम देता है। तो इसने क्या किया था? 1835 में, मैंने अभी आपको बताया कि मैं उसके बेंटिक के समय पे आपका भारतीय प्रेस अधिनियम आया, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो इसने उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? देखो सूरी मार्ग करना है इसको, 1 मिनट, ये वाला सा नहीं आएगा। सूरी मार्ग। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने ये चीज लिख ली, किसको कहा जाता है? आप कहोगे मेटकॉफ को। फिर लिखिएगा आपका, ये सॉरी, आपका मेटकॉफ हो गया, उसके बाद लिखिएगा ऑकलैंड। 1836 से 1842, और इसके समय पे क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, 1839 से 1842। 1839 से 1842। फिर लिखेगा एलन बरो। इसके बाद हम लिखेंगे एलन बरो, जल्दी से लिखिए आप यहां पर। मुख्तार आलम में कितना अच्छा क्वेश्चन किया है इसने, प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया, इसलिए से कहते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। जी बिल्कुल, मुख्तार आलम, बहुत सही लिखा है आपने।
चलिए जल्दी से बताइए। पहले ठीक था, ठीक है, सूरी मार्क कर लो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आगे चल सकते हैं। 1836 से 1842 आगे देखिए बेटा जी, नेक्स्ट लिखिएगा। आपका यहाँ पे एलन बरो, एलन बरो 1842 से 1844, 1842 से 1844, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेव सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेव सिस्टम। बताइए वर्तमान में किस आर्टिकल के तहत दास प्रथा का अंत किया गया है, और ये किया गया था एक्ट ऑफ 1843, 1843 का अधिनियम इसके लिए लाया गया था। और बेटा जी इस पर, इसको यहां पर अंत किया गया था। तो एलन बरो के समय ये बहुत बड़ा काम हुआ है और यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलन बरो, लिख लिया, फिर लिखेंगे होर्डिंग फास्ट। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 21 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, होर्डिंग फर्स्ट, होर्डिंग फर्स्ट 1844 से और 1848, इसके समय पर लिखिएगा पहला नरबली, जो किसके द्वारा दी जाती थी, खोड़ जनजाति, जनजाति को कहते हैं ट्राइब्स। तो यहाँ पे खोड़ जनजाति क्या करती थी, नरबली देती थी, तो इसका क्या किया गया, नरबली प्रथा का अंत, इसको खत्म कर दिया गया कि भैया मनुष्यों की बलि नहीं दी जाएगी, मनुष्यों की बलि नहीं दी जाएगी। बच्चा कह रहा है पॉलिटी का रिवीजन, तो अच्छी बात है ना, आपका पॉलिटी का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो लिखिए यहाँ पर नरबली खोड़ जनजाति प्रथा का इंग्लिश में लिखिएगा, एंड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस, पहले पता है आपको मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी, तो इसके समय पर क्या किया गया मैम, इसको खत्म कर दिया गया, इसके समय पर इसको खत्म कर दिया गया था, होर्डिंग फर्स्ट के समय। नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डलहौजी, 1848 से और 1856। डलहौजी को सबसे ज्यादा आप किसके लिए जानते हैं मैम, राज्य हड़प नीति इसी के समय आई थी, अभी बताऊंगी बेटा इसका मतलब क्या होता है। राज्य हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर हम इसकी इंग्लिश भी बताएंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और गोद निषेध की नीति भी इसको कहते हैं, गोद निषेध की नीति, गोद निषेध की नीति इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब ये जो नीति थी इसके तहत आपका जो डलहौजी था, मतलब हमारा तो नहीं कह सकते इसको, तो डलहौजी ने एक ऐसी नीति चलाई थी जिसके द्वारा ये क्या कर रहा था, भारतीय
जो राज्य थे, मतलब जो भारतीय प्रांत थे उस समय पर, उनके साथ में हड़प नीति का यूज कर रहा था। मतलब उनको हड़पना किसको कहते हैं? जबरदस्ती किसी पर कब्जा कर लेना। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जब डलहौजी आपका गवर्नर जनरल बना तो इसके समय पर एक हड़प नीति कर लेकर ये आया था। जैसे वेलेजली सहायक संधि के लिए फेमस हुआ था, तो हड़प नीति के लिए डलहौजी फेमस हुआ था। और इसने क्या किया था? जबरदस्ती भारतीय राज्यों को हड़पा था। और इसने किसी, जैसे कहीं पे कह दिया कि भैया गोद लिया हुआ जो पुत्र है वो आपका जो है राजा नहीं माना जाएगा, अगर आपका बेटा है तो ही माना जाएगा। अवध पे इसने कुशासन का आरोप लगा दिया। ठीक है, इसने कई राज्यों को हड़पा। जैसे मैं आपको बता दूं, हड़प नीति के तहत अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसने सतारा, सतारा मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जो सतारा है इसको इसने हड़पा था 1848 में, 1848 में सबसे पहले सतारा को। फिर आपका जैतपुर और आपका संभलपुर, ठीक है, इसको इसने 1840 प्लस संभल, इनको इसने क्या किया था? इसने 1849 में हड़पा था इसी हड़प नीति के तहत। और 1852 में उदयपुर, लिखिएगा, 1852 में किसको हड़पा था? आप कहोगे उदयपुर को। 1852 में किसको हड़पा था? आप कहोगे उदयपुर को। और बेटा जी इंपॉर्टेंट में आपका आ जाता है 1854 में इसने एक तो आपका झांसी को, जैसे बच्चा लिख रहा है झांसी, 1854 में बेटा जी झांसी को। और आप कह सकते हो 1854 में ही इसने नागपुर को। और एक था आपका, बहुत पूछा जाता है, 1854 में नागपुर को। और एक था प्यारे बच्चे 1856 में इसने हड़पा था अवध को। अवध को बेटा आप लखनऊ भी कहते हो। और अवध पर लगाया था कुशासन का आरोप, कि यहाँ का जो नवाब है, कुशासन का आरोप उस पर लगा दिया था। और कहा कि यहाँ का जो नवाब है ना वो अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य इसको हड़प रहा है। तो 1854, 1856 ये आपको ध्यान रखना है, ये सब इसने हड़पे थे। अवध को इसने मिलाया था कुशासन का आरोप लगाकर, एलिगेशन ऑफ, ऐसा कह सकते हैं, इसने एलिगेशन लगाए थे। एलिगेशन, आरोप को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे एलिगेशन, एलिगेशन लगाए थे इसने, कि गलत तरीके से यहाँ का नवाब शासन कर रहा है। और इस तरीके से इसने क्या किया था? इसको हड़प लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, गलत तरीके से इसने हड़प लिया था। और अवध का नवाब कौन था इस समय? कोई बता सकता है मुझे? जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिस समय डलहौजी ने अवध को हड़पा था, तो क्वेश्चन आता है बेटा, और शायद एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा भी है कि इस समय पर अवध का नवाब कौन था। तो बताइए जल्दी से, अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? कोई बता सकता है क्लास के अंदर? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। विकास अभी बात करेंगे बेटा, इतना कॉपी पेस्ट मत करो, बताइए बेटा जल्दी से। अवध का नवाब इस समय पर कौन था 1856 में? किसी को पता है? बेटा जी वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह पर ये एलिगेशंस लगाए थे इसने। ठीक है, अब अवध को लेकर एक एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अवध, अवध को लेकर डलहौजी ने क्या कहा? डलहौजी ने कहा, प्लीज सारा कुछ लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन ना छूटे। तो क्या कहा? लिखिएगा, इसने कहा एक चेरी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। बेटा ये स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हमारे मुंह में गिरेगी। जाकर देखना, एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि चेरी किसने, किसको कहा डलहौजी ने? तो आप लिखेंगे अ चेरी दैट विल बी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप
cherry will drop into our mouth, one day. ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर इसी के समय क्या हुआ था? रेलवे की शुरुआत। इसे क्या कहते हैं? रेलवे का जनक, फादर ऑफ रेलवे, फादर ऑफ रेलवे। और बेटा जी कब शुरू की गई थी? 16 अप्रैल 1853। और अगर बेटा जी मैं बात करती हूं तो यहाँ पे जो आपकी क्या हुई थी? पहली ट्रेन शुरू हुई थी। और ये जो पहली ट्रेन शुरू हुई थी ये 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और ये बेटा जी बंबई से ठाणे स्टार्ट हुई थी, बंबई से ठाणे, आपको पता होगा। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर आपका बंबई से ठाणे, क्या क्लास में दिक्कत आ रही है? अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। जस्ट वेट। बेटा क्या आपको अभी आ रही है? अभी दिख गया यहाँ पर? बताइए जल्दी से, क्या यहाँ पे आपको अभी अभी दिख रहा है सबको सही? एक बार बताइए। ठीक है, बंबई से ठाणे चली थी, 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसमें बेटा दी 14 डिब्बे थे, 14 डिब्बे। ठीक है, 14 डिब्बे थे। और इसमें 3 इंजन थे, 3 इंजन। इन 3 इंजन का नाम क्या था? लिखिएगा, सुल्तान, साहिब और सिंध। सुल्तान लिखिएगा, साहिब लिखिएगा और बेटा जी सिंध लिखिएगा। सुल्तान, साहिब और सिंध। इसके अलावा कंपनी कौन सी थी जिसने इस ट्रेन को बनाया था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। कंपनी, कंपनी का नाम लिखिएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, लिख लीजिए। और एक और चीज देखिएगा यहाँ पर, झांसी वाला जो पॉइंट, झांसी की डेट ठीक करना, या 1853 करना, इसको अभी करेक्ट कर लेना। 1853 होगा झांसी, कर लेना बेटा इसको, 1853 कर देना झांसी को जल्दी से। झांसी 1853 और नागपुर 1854 होगा। मैंने दोनों आपको 1854 लिखवा दिया था, लिखिए। प्रिया सही कर दिया है बेटा मैंने अब तो। अभी भी दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? बेटा एक बार बताइए जल्दी से कि क्या क्लास ठीक चल रही है या नहीं, एक बार रिस्पांस दे दीजिए, थम्स अप कर दीजिए अगर सब कुछ ओके है तो। बताइए जल्दी से, क्योंकि केवल प्रिया का कमेंट अब मुझे शो हो रहा है कि क्लास रुक रही है और किसी का नहीं हो रहा है। प्लीज एक बार बताइए जल्दी। और ये आपने ठीक कर लिया और आगे चलते हैं फिर हम यहाँ पर।
कैनिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज, सॉरी, डलहौजी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डलहौजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया आप एक बार रिफ्रेश कर लें बेटा प्लीज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कंपनी, आपको बता दी मैंने। नेक्स्ट लिखिएगा इसी के समय पर प्यारे बच्चे आया था डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और ये आया था बेटा जी 1854, लिख दीजिएगा पोस्ट ऑफिस एक्ट। फिर इसी के समय आया था विद्युत तार सेवा, विद्युत तार सेवा शुरू की गई थी, लिखिएगा इंग्लिश में आपका इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, और ये भी शुरू हुआ था आपका 1854 में, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। नेक्स्ट लिखिएगा प्यारे बच्चे लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, लोक निर्माण विभाग इसी के समय बना था। पब्लिक, लिखिएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1854। देखो कितनी सारी चीजें 1854 में हो रही हैं, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यहां पर इसी के समय बना, लिखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लिखिएगा विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इसी के समय आया था। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ईश्वर चंद, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के प्रयासों से, इन्होंने एफर्ट्स लगाया था इसके लिए। जैसे सती प्रथा के लिए आपका लगाया था, यहां पे ध्यान रखिएगा। क्लास नहीं चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है आज बेटा? मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो सब कुछ सही चल रहा होता है। अब आप कहते हो बार बार कि नहीं हो रहा, फिर मुझे चेक करना पड़ता है, बताइए कैसे करूं मैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सही चल रही है, दो तीन बच्चे कहने लगते हैं नहीं मैम क्लास रुक गई है, बार बार रुक जा रही है। बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो अपनी तरीके से। कपिल कह रहे हैं मैम क्लास एकदम सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक बार आप अपनी तरफ से भी चेक कर लीजिए, क्या पता आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो रहा हो। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि मैम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या होता है? तो बेटा ये एक तरीके की विद्युत तार सेवा होती है। इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिक माध्यम से संदेशों को दूर तक भेजा जाता है, जो मैसेजेस हैं उनको। तो ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो शुरू किया गया था वो आपका 1854 में शुरू किया गया था, ठीक है। जिसमें आप इलेक्ट्रिक का यूज करके आप क्या करते हो, लंबे जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक मैसेजेस को भेजते हो। तो ये यहाँ पे शुरू हुआ था। अब आगे देखिए बच्चे,
विधवा पुनर्विवाह बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। इसी के समय पर आया था बेटा जी वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, इसे क्या, ये जो वुड डिस्पैच है, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो इंग्लिश में भी आप क्या लिखेंगे, वुड डिस्पैच। इसी के समय पर आया था वुड डिस्पैच। प्लीज इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करती हूं तो इसे कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा लिखिएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इन इंडिया। तो वुड डिस्पैच किसके समय पर आया था? आप कहोगे कि मैम वुड डिस्पैच जो आया था वो आपका इसी के समय आया था। और इसमें क्या बोला था, इसमें सिर्फ इतनी बात बोली थी, देखो यहाँ पे इसने बोला वुड डिस्पैच ने कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा जिसे आप कहते हो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इसने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप क्षेत्रीय भाषा में दो, मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें दो, क्षेत्रीय भाषा में देने को कहा। यानी कि रीजनल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेज, कि प्राइमरी एजुकेशन आप रीजनल लैंग्वेज में दो, लेकिन जो उच्च शिक्षा है यानी जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, ये आप दो इंग्लिश में, ये आपको देनी चाहिए अंग्रेजी में। ये वुड डिस्पैच आया था और उसमें ये प्रोविजन किया गया था, मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है, अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है बेटा कि मैम ये वुड डिस्पैच कब आया था, डेट लिख दीजिएगा 1854, 1854 में ही आया था। और इसमें कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपको देना चाहिए, ठीक है, वो आपको देना चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, और जो उच्च शिक्षा है वो आपको देनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसे किसने जारी किया था? जारी किया था चार्ल्स वुड ने, चार्ल्स वुड के द्वारा इसे जारी किया गया था। और क्योंकि चार्ल्स वुड ने जारी किया था इसलिए इसको कहते हैं, आप कहोगे यहाँ पे वुड डिस्पैच। ठीक है, ये इसी के समय आपका 1854 में आया था। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बेटा मेरी तरफ से भी क्लास चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या हो रही है, बताओ क्या करूं फिर, क्या करूं बताओ, अभी आपको ठीक, अभी भी ठीक नहीं चल रही है क्या? आज तो मैं भी परेशान हो गई, यहां से मैं देख रही हूँ तो सब कुछ यहाँ से ओके है बेटा।
चलो अब मैंने इसको 3-4 बार रिफ्रेश किया है। अभी मुझे बताओ, अभी मैं आगे बढ़ा सकती हूँ या नहीं? बेटा ऐसे कैसे हो रहा है कि किसी की बहुत सही चल रही है, किसी की सही नहीं चल रही है? आज तो कम से कम आधा टाइम इसी में निकल गया है। मुझे ये बताओ अभी ओके है? थम्स अप करो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। थम्स अप करो बेटा एक बार तो मैं आगे बढ़ूं, और फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ कैनिंग। लास्ट में कराऊंगी करेक्शन, और लास्ट में ही आपके जो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछे गए सबका आंसर दूंगी। अभी चल रही है? मैं ये नहीं कह रही आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ अभी ठीक है। अभी ठीक है, ये बताओ मुझे जल्दी से। अब ओके है, अभी सही है, अभी पढ़ाऊं? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। और अब आप एक हेडिंग देंगे, जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल, अब आप पढ़ेंगे भारत में वायसराय। अभी मैं आपके कमेंट्स बीच बीच में देखती रहूंगी, ओके? वायसराय इन इंडिया। वायसराय इन इंडिया। ओके बच्चों, अब सुनो। अगर मैं बात करती हूं तो आपका आएगा यहाँ पे कैनिंग। नाम लिखिएगा कैनिंग। कैनिंग के बारे में लिखिएगा 1856 से और 1862। 1862 लिखिएगा। 1856 से 1858 तक ये कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बना आपका। ठीक है बच्चा। बेटा एक बार आप अपनी तरफ से रिफ्रेश करना वीडियो को बच्चे। बेटा यहां से सच में दिक्कत नहीं है, अगर होती तो मैं खुद आपको बोल देती। सुखवीर कह रहे हैं सभी से बोलो कि ऐप को अपडेट करें। विकास कुमार जी बेटा पेशेंस रखो थोड़ा सा, कुछ नहीं हटाया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तो मैं कैनिंग पढ़ाना शुरू कर रही हूँ तो आगे आगे बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये क्लास रुक रही होती तो बच्चे फिर आगे आगे कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? बेटा ये टॉपिक मैं चाह रही थी आज खत्म हो जाता, अच्छे से हम इसको पढ़ लेते। क्लास ठीक चल रही है, सही चल रहा है। प्लीज बेटा एक बार आप यहाँ पे अपनी वीडियो को रिफ्रेश कर लें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्लास चल रही है, तो बेटा जी प्लीज ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी तरफ से प्रॉब्लम मतलब एक एक बच्चा कमेंट करेगा कि नहीं चल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, इसीलिए मैं कमेंट्स ले रही हूं आपका बीच बीच में। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे, फिर अगर हम बात करते हैं तो 1858 से और 1862 का ये क्या बन गया? भारत का वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल था। लिख लीजिएगा, वायसराय ऑफ इंडिया। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना था बेटा जी? लिख दीजिएगा, एक्ट ऑफ 1858।
1858 के अधिनियम द्वारा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर मैं आगे प्यारे बच्चे आपसे बात करती हूं तो इसके समय पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसी के समय पर 1858 का अधिनियम पारित हुआ, या अधिनियम आया, इतना भी लिख सकते हो। एक्ट ऑफ 1858 इसी के समय पर बच्चे आया था। इसी के समय पर क्या हुआ था? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा ठीक है, इलाहाबाद में क्या किया गया था? कैनिंग के द्वारा एक घोषणा की गई थी, एक अनाउंसमेंट की गई थी। कैनिंग के द्वारा एक घोषणा, जिसे हम कहते हैं शाही घोषणा, शाही घोषणा, रॉयल अनाउंसमेंट बाय द कैनिंग इन इलाहाबाद, रॉयल अनाउंसमेंट बाय द कैनिंग इन इलाहाबाद in 1st of November 1858, 1st of November 1858। इसमें क्या था मैम अनाउंसमेंट में? कंपनी का शासन भारत में समाप्त, एंड ऑफ रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया। कंपनी मतलब बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आज से भारत में खत्म होता है, ये इस अनाउंसमेंट में कहा गया। और दूसरा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू, स्टार्टेड द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी अब डायरेक्टली महारानी शासन करेंगी। हाँ, ये घोषणा किसने करवाई थी? शाही घोषणा महारानी विक्टोरिया ने करवाई थी, महारानी विक्टोरिया की थी बेटा, महारानी विक्टोरिया। लिख सकते हो आप, लिख सकते हो आप। यानी कंपनी का मतलब है यहां पर, यह भी ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, और ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि अब डायरेक्टली महारानी भारत में शासन करेंगी, कंपनी शासन नहीं करेगी। क्यों हटाया गया था मैम? क्योंकि इस कंपनी के शासन में 1857 का विद्रोह हुआ था, और इस तरीके का विद्रोह कभी भी आगे ना हो, इसलिए यहां पर इस शासन को खत्म किया गया था। ठीक है, इसलिए इस शासन को यहां पर खत्म किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं भी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अब मैं यहाँ पे फिर से लिखवाने वाली हूँ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आप कहोगे कि मैम दो दो जगह कैसे हो सकता है?
आप दो दो जगह कैसे लिखवा सकती हो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो बेटा जी, जिस समय पर अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि जो आपका डलहौजी है, इस समय पर क्या हुआ था? इस समय पर आपका जो विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, ये आपका पारित हुआ, लिखे सॉरी, इसको यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे एक तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। आप ड्राफ्टिंग कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि इसको तैयार किया गया था, मतलब इसको प्रिपेयर किया गया था। किसके समय पर? आप कहोगे कि डलहौजी के समय पर। और इसके लिए प्रयास किसने लगाए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पारित किसके समय पर हुआ था, तो आप कहोगे तैयार हुआ था डलहौजी के समय पर, और मैम पारित हुआ था कैनिंग के समय पर। ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। लिखिएगा, विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास्ड। यहां पर क्या हुआ था? पारित। और ड्राफ्टिंग कहां पर हुई थी? तैयार कहां हुआ था? प्रिपेयर किसके समय हुआ था? तो मैं प्रिपेयर हुआ था डलहौजी के समय। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, अधिनियम पारित, पारित बेटा इसके समय हुआ था। दोनों में डिफरेंस समझ आया तो थम्स अप करो जल्दी से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया तो थम्स अप करो जल्दी से। जल्दी से मुझे थम्स अप चाहिए आप लोगों से। इसने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को समाप्त किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति समाप्त। एंड ऑफ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड ऑफ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डिफरेंस समझ में आ गया? थम्स अप करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम थम्स अप आ गए, शाबाश बच्चों। आगे देखो, इसके समय और क्या हुआ? समावेशन अधिनियम। अब ये कौन सा अधिनियम है मैम? बेटा इसको हिंदी में कहते हैं समावेशन अधिनियम, इनकॉर्पोरेशन एक्ट इंग्लिश में कहते हैं। एक्ट ये हुआ था इसके समय पारित, मतलब पास हो गया था। अब बात आता है कि जो समावेशन अधिनियम है, इसके तहत मतलब ये अधिनियम आया कब था? तो ये पास हुआ था 1857 में अधिनियम आया था। इसके समय पर समावेशन अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया था? कलकत्ता, बंबई और मद्रास, मद्रास को वर्तमान में कहते हैं चेन्नई, इन तीनों जगह पर यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय। तो इन जगह पर इस अधिनियम के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा। इनकॉर्पोरेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट हाई कोर्ट एक्ट, पहला अधिनियम, पहला उच्च न्यायालय अधिनियम, पहला उच्च न्यायालय अधिनियम। फर्स्ट हाई कोर्ट एक्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट एक्ट 1861, 1861। और इसके तहत क्या किया गया था? कलकत्ता, बंबई और अगेन मद्रास, यहां पर हुए थे। ऊपर लिख लेना, हाई कोर्ट की स्थापना। सामने क्यों नहीं लिख रही मैम? अभी बताऊंगी, क्योंकि डेट लिखूंगी। इस अधिनियम के तहत हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, 3 हाई कोर्ट।
कहाँ कहाँ पर? कलकत्ता में, बंबई में और आपका मद्रास में। लिखिएगा, पहला कलकत्ता में कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 को। ठीक है। बंबई में कब हुआ था? 14 अगस्त 1862 को। और आपका मद्रास में 15 अगस्त 1862 को। तो 3 हाई कोर्ट आपके देश के पहली बार कलकत्ता, बंबई और मद्रास के बीच में। ठीक है, यहां पर खोले गए थे 14 अगस्त, 15 अगस्त, 1 जुलाई। पहला आयकर अधिनियम पारित हुआ, लिखिएगा 1860। क्या लिखना? पहले लिख लो एक्ट, फिर लिखना 1860। पहला आयकर अधिनियम पारित 1860। लिखिएगा, फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड। पारित। ठीक है बच्चे, आगे लिखिएगा। पहला आयकर अधिनियम, जानते हो ना, इनकम टैक्स लिया जाता है, आपकी इनकम पर टैक्स लगता है, तो ये 1860 में पारित हुआ था। भारतीय दंड संहिता पारित 1860। लिखिएगा, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड 1860 was passed। जिसे आप कहते हो आईपीसी। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? एग्जीक्यूट कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 एग्जीक्यूट किया गया था। पारित हो गया था 1860 में और लागू हो गया था 1862 में। ठीक है, ये सब इसके समय पर किया गया था। अब हम आएंगे मेयो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसको नवीन सर की क्लास देखनी है बेटा, आप देख सकते हो, मेरी क्लास आप बाद में देख लेना। ठीक है, मुझे भी तो सिलेबस कराना है ना। आपको सिलेबस भी जल्दी करना है, आपको क्लास भी एक्स्ट्रा नहीं करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है अतुल? आप मुझे बताइए। बेटा, यहां तक चीजें समझ में आ गई? नहीं बोलूंगी ऋषि, मेरे को याद है, मुझे जो करेक्शन कराना है मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उसको नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, अब आगे लिखिए बेटा जी। नेक्स्ट लिखिएगा मेयो। 1869 से 1872 मेयो भारतीय सांख्यिकीय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1872। 1872। ठीक है, देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे डिपार्टमेंट was established in 1872। और क्या हुआ था इसके समय पर? प्रथम जनगणना, पहली अनियमित जनगणना
1872 लिखिएगा। फर्स्ट इरेगुलर सेंसस, ये मेयो के समय हुई थी। फिर आएगा आपका लिटन, फिर लिखेंगे इंपॉर्टेंट में लिटन। जितना 1:30 बजे तक होगा उतना मैं कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपका जो बचेगा कल की क्लास में, कल क्लास कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ले लूं। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा जी लिटन, 1876 से और 1880 बीच के आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूं तो इसने क्या किया, नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण, यानी इसने कहा कि नमक जो बनाएगी वो केवल ब्रिटिश सरकार बनाएगी, जिसका ऑब्जेक्शन करेंगे गांधी जी, ठीक है। नियंत्रण स्थापित किया, और इसका ऑब्जेक्शन कौन करेगा, आप कहोगे गांधी जी आएंगे मैम, वो दांडी मार्च चलाएंगे और कहेंगे कि नमक बनाना केवल ब्रिटिश का अधिकार नहीं है, नमक बनाना हमारा भी अधिकार है। तो आप कहोगे यहाँ पे नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण, लिखिएगा गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन सॉल्ट्स प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसका मतलब था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि इसपे से जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, इनको इंग्लिश में कहते थे बेटा जी प्रिंसली स्टेट्स, इनके अधिकार को खत्म कर दिया। इनके जो अधिकार थे नमक पर, उसको क्या कर दिया, इनका अधिकार खत्म, कि आपका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार रहेगा आप केवल ब्रिटिश सरकार का, और नमक बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, ब्रिटिश सरकार के पास। गांधी जी 1930 में इसके लिए ऑब्जेक्शन करेंगे, आपको पढ़ाऊंगी मैं दांडी मार्च के नाम से, जिसको आप जानते हो। आगे देखिएगा, इसके समय पर 1 जनवरी 1877 प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, अभी बताऊंगी मैं ये क्यों किया जाता था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय पर हुआ था, लिटन के समय पर। फर्स्ट दिल्ली दरबार was held in 1877, in 1st January 1877। आपको 3 दिल्ली दरबार दिखेंगे बेटा, और तीनों दिल्ली दरबार के बारे में आपको मैं बताऊंगी, जिसमें से पहला आपका लगा है 1877 में। और आपको मैं बता दूं यहां पर कि ये आपका क्यों लगाया गया था। तो इस समय पर जो महारानी विक्टोरिया हैं, ठीक है, महारानी विक्टोरिया भारत में आई थी, महारानी विक्टोरिया, और इसे दी गई थी केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि, यानी टाइटल ऑफ केसर ए हिंद। उपाधि को इंग्लिश में कहते हैं टाइटल। तो प्रथम दिल्ली दरबार किसके लिए लगा था, महारानी विक्टोरिया के लिए। महारानी विक्टोरिया इस समय पर आई, और यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पे प्यारे बच्चे दिल्ली दरबार लगाया गया था, ठीक है। इसी के समय पर लिखिएगा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इंग्लिश में भी वर्नाकुलर प्रेस ही बोलेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ही इसको इंग्लिश में भी बेटा बोलेंगे। तो 1878 का ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसमें क्या किया गया था, ये जब आपका एक्ट आया तो इसने क्या किया कि जो देशी मतलब एक तरीके से
1878। अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैम क्या था, इसको समझो। इसने क्या किया था बेटा जी, कि इसने क्या किया था, देसी समाचार, देशी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। अब मैम ये देसी भाषा क्या होती है, जैसे जिस भाषा को हम जानते हैं, जिस भाषा को आप जानते हैं, जिस भाषा को ज्यादातर लोग जानते हैं, उसको कहते हैं देसी भाषा। तो इनको बैन कर दिया, इनको बैन किया। और बैन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखने शुरू कर दिए थे। और अंग्रेजों के खिलाफ जो नीतियां थी बेटा, उन नीतियों को लोगों के सामने लोगों ने लाना शुरू कर दिया था। अब ये बात तो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लिखा जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर आए। ठीक है, वर्नाकुलर होगा बेटा ये। ठीक है, ठीक कर देती हूं मैं, बोल सही रही हूं, लिखा गलत गया है, कोई बात नहीं, हम करेक्शन कर लेते हैं अभी। वर्नाकुलर। तो ये जो प्रेस एक्ट आया, इसमें कहा कि आज से अगर कोई न्यूज़पेपर छपेगा तो वो केवल इंग्लिश भाषा में छपेगा, देशी भाषा मतलब रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में नहीं छपेगा। क्योंकि अंग्रेजों को तो सिर्फ इंग्लिश आती है, और उनके बारे में क्या यहाँ पे छप रहा उनको पता ही नहीं चलता था, उन्हें तो बाद में पता चलता था। तो आप कहोगे कि मैम ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, इसको एक तरीके से कहा गया कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम। क्या कहा गया इसको बेटा जी, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, करने वाला अधिनियम कहा गया। और कहा गया कि भैया आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर ही छापने हैं, आपको देशी भाषा के समाचार पत्र नहीं छापने हैं। अगर आप छापोगे तो आपकी प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, आपको सजा भी दी जाएगी। तो आप कहोगे कि देशी भाषा के जो समाचार पत्र थे उन पर इसको प्रतिबंध लगाया। और प्यारे बच्चे, एक थी यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक थी यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। और ये पत्रिका की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बंगाली भाषा में छपती थी। इसकी भाषा क्या थी, बंगाली भाषा। अब इन्होंने क्या कहा, केवल इंग्लिश में छापना है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये अंग्रेजी में छपने लगी, अंग्रेजी में छपने लगी। रातों रात इसने अपनी भाषा को बदल दिया और अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। इसके संपादक कौन थे, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, तो लिखिएगा, एक तो थे शिशिर कुमार घोष। अब मैं करेक्शन कराऊंगी इसको पढ़ाने के बाद, आगे के आपको गवर्नर जनरल मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो एक तो थे आपके शिशिर कुमार घोष, और एक लिखेगा मोतीलाल घोष, एंड मोतीलाल घोष, ये दोनों इस पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने यहाँ पे तुरंत अपनी पत्रिका की लैंग्वेज चेंज कर दी, किसकी वजह से, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यहाँ पे जो देशी भाषा पे प्रतिबंध लगाया था, ये आप ध्यान रखोगे, ये आपको ध्यान रखेंगे। अब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा, मैं यहां लिख देती हूं वरना आप सोचोगे किसको कहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भाई एक तरीके से मुंह ही बंद कर रहे हो आप, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, इन्होंने कहा कि भैया ये एक ऐसा एक्ट है जिससे मुझे फील हो रहा है कि आकाश से कोई वज्रपात हुआ है, आकाश से वज्रपात। ये एक इनका स्टेटमेंट था इस वर्नाकुलर प्रेस को एक्ट को लेकर, कि ऐसा लग रहा है आकाश से हथियारों की बारिश हो गई हो, क्योंकि इन लोगों ने इस एक्ट में बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। और जो बहुत सारे प्रतिबंध बेटा यहां पर लगाए गए हैं, वो किसने लगाए हैं, आप कहोगे कि इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने कहा कि पहले तो आप लोकल भाषा में नहीं छापोगे, इंग्लिश में छापोगे, और जो छापोगे उसके लिए हमसे परमिशन लोगे कि तुम्हें क्या छापना है क्या नहीं छापना है। ये किसने कहा, आप कहोगे कि इस एक्ट के द्वारा कहा गया। तो इसीलिए इस एक्ट को कहते हैं कि ये मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। अब देखो यहां पर क्या हुआ था,
इसी के समय पर 1876 से 78 तक अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, और ये जो अकाल पड़ा इसके कारण 50 लाख, कहा जाता है कि 50 लाख लोगों की डेथ हुई थी इस अकाल के कारण। ये आपका 1876 से 1878 तक चला, और इसके लिए फिर क्या की गई थी? स्ट्रेची आयोग की स्थापना। स्ट्रेची आयोग की स्थापना इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो स्ट्रेची आयोग किसके समय स्थापित हुआ था? तो आप कहोगे स्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रेची कमीशन लिख दीजिएगा। और ये इसी के समय पर बनाया गया था। आगे लिखिएगा, इसके समय पर हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। एटीन 1878 से 1880, 1878 से 1880। नेक्स्ट लिखिएगा, इसी के समय भारतीय शस्त्र अधिनियम आया। और आपको बताती हूँ ये भी भारतीयों के लिए ही आया, अंग्रेजों के लिए कोई अधिनियम नहीं था। लिखिएगा इसमें, इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। और इसमें क्या किया गया था? इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय हैं, एक तरीके से इसमें क्या लगाई गई थी? भारतीय नागरिकों पर रोक। भारतीय नागरिकों पर रोक। किस चीज की रोक लगाई गई थी? एक तो कहा गया था बिना लाइसेंस हथियार नहीं रख सकते। बिना लाइसेंस हथियार नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। ठीक है, तो केवल किसके लिए था? भारतीय नागरिकों के लिए। कि अंग्रेज तो रख सकते हैं लेकिन इंडियन नहीं रख सकते, उन पर प्रतिबंध है। यानी भारतीय नागरिकों पर रोक लगाई गई थी कि आप विदाउट लाइसेंस हथियार नहीं रखोगे, अंग्रेज रख सकते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इस समय तक हमारे भारतीयों के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, हथियार उठाने शुरू कर दिए थे, इसलिए प्यारे बच्चे। तो आप कहोगे कि ये आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम की जब हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में इसी के समय पर आया था। ठीक है, उसके बाद में इसने और क्या किया था? लास्ट लाइन लिखवाने जा रही हूं मैं। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी एज को रिड्यूस किया था। सिविल सेवाओं में जो एज थी उसको रिड्यूस किया था। लिखिएगा, सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। यानी 21 से रिड्यूस किया और कितना कर दिया? आप कहोगे 19 कर दिया मैम, 19 कर दिया। बाय रिड्यूसिंग द एज ऑफ इंडियन इन सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर फ्रॉम 21 टू 19। लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिख देती हूं, बाय रिड्यूसिंग द एज ऑफ इंडियन in civil services exams (21 to 19) ब्रैकेट में लिख देना 21 से 19। 21 से कितना कर दिया? 19। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा जी, लास्ट लाइन। 1879 में
सूती वस्त्रों पर आयात को खत्म कर दिया। आयात को खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? ताकि अपना यहाँ पे बेच सके। ठीक है, लिखिएगा लिखिएगा नेक्स्ट। वैधानिक सिविल सेवा आयोग की स्थापना। वैधानिक सिविल सेवा आयोग की स्थापना 1878 इसी के समय हुई। वैधानिक सिविल सेवा आयोग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल हम पढ़ेंगे बेटा जी रिपन से। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है आपका लिटन। अब आप एक हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए रिपन। ये पढ़ेंगे हम कल से। अब मैं कराती हूं आपको जो आपको पीडीएफ में करना है करेक्शन। देखो कल मैंने एक लिखवाया था संस्कृत महाविद्यालय। अभी मैं ये भी बता देती हूं कहां लिखवाया था। लिखवाया था, जल्दी से फटाफट बताओ, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? जल्दी से बताओ, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? यस और नो तो बोलो। संस्कृत महाविद्यालय, इसकी स्थापना मैंने आपको लिखवाई थी 1782। बेटा इसको आपको करना है कट और स्थापना करना है 1791। जोनाथन डंकन, ये सही लिखवाया था, जोनाथन डंकन। और स्थापना हुई थी कॉर्नवालिस के समय। देखो जरा, मैंने इसको आपको शायद हेस्टिंग्स में लिखवा दिया है, एक बार देखना बेटा जी, बताइए जल्दी से। मैंने शायद इसको 1782 किया था। तो बेटा 1782 कट करना है। 1791 जोनाथन डंकन कॉर्नवालिस के समय हुई थी ये। इसको ठीक कर लेना, इसको ठीक कर लेना। क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस जो मैंने आपको बताया था, कॉर्नवालिस जो मैंने आपको बताया था वो 1786 से 1793 बताया था। तो कॉर्नवालिस के समय होगी। प्लीज इसको ठीक कर लो, प्लीज इसको ठीक कर लो। और ये आपका कहां पर है? संस्कृत महाविद्यालय बनारस, बनारस में है। ठीक है, आ गए कुछ यहां पर महान लोग। बेटा इसको ठीक कर लो, हेस्टिंग्स से हटाकर कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था। प्लीज इसको ठीक कर लो। 1791 जोनाथन डंकन, बनारस में किया गया था। और इसका और भी मैं बता देती हूं कि इसको एक नाम और दिया गया फिर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कब बना। तो इसी का नाम पड़ा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय 1958 में इसको कहा गया। और फिर कहा गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1974। बेटा ये करेक्शन मुझे कराना था, ये इसी के अन्य नाम है। तो संस्कृत विद्यालय का नाम पहले फिर 1958 में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और फिर 1974 में संपूर्णानंद
संस्कृत विश्वविद्यालय। करेक्शन कर लिया, करेक्शन कर लिया बेटा, एक बार कर लिया है तो थम्स अप कर लें। ये आपको कॉर्नवालिस में लिखना है, हेस्टिंग्स से काट देना है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर आपने कर लिया है, ठीक है, तो बताइए मुझे। अनामिका पढ़ाना बंद कर दिया, ये कल का है। रोहित इसमें स्टोरी नहीं है बेटा, क्योंकि गवर्नर जनरल के समय पर कार्य अलग अलग हुए हैं, स्टोरी आएगी अभी इसके बाद। ठीक है, प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिए। कर लिया है क्या आप लोगों ने? तो थम्स अप कर दें एक बार, लिख लीजिए। कॉर्नवालिस के समय करना है, ठीक है, कॉर्नवालिस के समय पर हुआ है। अब आपके जो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट थे उनको मैं कल डिस्कस करूंगी। शेष टॉपिक कौन से हैं बेटा, लिख लो, शेष टॉपिक बता देती हूँ आज। आपका सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा, जिसको रुकना है क्लास में वो रुक सकता है, वरना जा सकते हैं। बेटा गवर्नर जनरल के बाद में आपको पढ़ाऊंगी, एक मिनट। तो आपका गवर्नर जनरल के बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, और एक हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। लिख लीजिए ताकि आप लोगों को ये रहे कि अब हमारा इतना बचा है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और किसान विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है, केवल वही, किसान विद्रोह। उसके बाद में बेटा जी हम पढ़ेंगे आपका कांग्रेस, जिसे आप कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, लिख लीजिए इसको, बंगाल विभाजन। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे फिर लिख लीजिए गांधी युग और क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। ये आपका सिलेबस है जो बचा है। क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी युग में काफी सारी चीजें आएंगी, जैसे गांधी जी के सारे आंदोलन आएंगे, इसी बीच में मुस्लिम लीग आएगी, एक्ट आएंगे, ये सब इसी के बीच में प्यारे बच्चे आ जाएंगे। और एक और लिखना, सुभाष चंद्र बोस जी को हम पढ़ेंगे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपका इसके बाद में जो बचा हुआ है, एक बचा है आपका विजयनगर साम्राज्य, जो एक दिन का टॉपिक है, और एक बचा है बहमनी साम्राज्य, जो कि एक ही दिन का टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ाऊंगी सिख साम्राज्य। उसके बाद मेरी तरफ से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और एसएससी में भी इतना ही सिलेबस है, तो ये मैं आपको पूरा करा दूंगी। ये टॉपिक्स बेटा आपके बचे हुए हैं। अब इसमें से 1857 की क्रांति हम परसों तक शुरू कर लेंगे, कल हम शायद गवर्नर जनरल, और हो सकता है कल ही शुरू हो जाए, क्योंकि गवर्नर जनरल अब ज्यादा नहीं बचे हैं, हम रिपन तक आ चुके हैं। ठीक है, और आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। किसान विद्रोह में केवल मुझे आपको क्या बताना है, कौन सा विद्रोह कब हुआ, केवल इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, और बंगाल विभाजन आपका एक दिन का टॉपिक है। गांधी युग में आपको गांधी जी से संबंधित जितने आंदोलन हैं सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर जैसे आपके भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, क्रांतिकारी घटनाएं कहां से शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक दिन में एक टॉपिक कैसे हो सकता है? गांधी युग और क्रांतिकारी आंदोलन बड़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी को हम एक दिन में कवर कर लेंगे, आईएनसी एक दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा, समझाना भी तो पड़ता है। ठीक है, अगस्त पूरा नहीं जाएगा, आप लोग भ्रम में हो कि अगस्त पूरा जाएगा, इतना नहीं है ये सिलेबस। ये एक दिन का चैप्टर है, 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 ये आप मान लो लगभग 2 दिन का, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन काफी बड़ा है।
तो ये आप 2 दिन का मान लो। किसान विद्रोह 1 दिन में आपका खत्म होगा, आईएनसी 1 दिन में होगा, बंगाल विभाजन 1 दिन में होगा, ये 1 दिन में होगा। ठीक है? तो जिसको ये लग रहा है कि अगस्त लगेगा, बिल्कुल गलत लग रहा है। आपको मैं सैटरडे भी क्लास लूँगी और कोशिश करूँगी कि सैटरडे थोड़ी-सी लंबी क्लास लगा लूँ। ठीक है? तो ये जब लंबी-लंबी क्लासेस में आप अगर मैं चाहूँ तो इसको सैटरडे संडे खत्म कर दूँ पूरा। लेकिन उसमें मुझे 5-5 6-6 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है? अगले महीने में आप जो कह रहे हो ना अगस्त पूरा चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगस्त पूरा कैसे चला जाएगा? इतना सिलेबस थोड़ी है कि अगस्त पूरा चला जाएगा। चलो फिर आज हम इतना ही रखते हैं, कल रिपन से पढ़ेंगे और कल ही मैं शुरू करूँगी 1857 का विद्रोह। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। ज़्यादा जल्दी करते हो ना, तभी तो टीचर तुम्हें कम कंटेंट दे देते हैं और फिर टीचर को तुम दोष देते हो। क्या करे टीचर, तुम इतना प्रेशर बना देते हो उसके ऊपर। ठीक है बनवारी लाल मीना जी, पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। कल से आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। अब मैं किसी भी क्लास में हाथ से नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। क्योंकि हाथ से मैंने इसलिए पढ़ाया गवर्नर जनरल की एक थोड़ा सा विदाउट स्टोरी चैप्टर है, तो आपको हाथ से लिखते समय दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।